स्वामी जी से शुरू करते हैं, है ना। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है, वहां से मैं शुरुआत करता हूं। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदये न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान विष्णु कहते हैं नारद जी को, ए नारद जी, मैं उस जगह रहता हूं जहां मेरे भक्तजन गाते हैं, संगीत का कीर्तन करते हैं, वहां मैं बैठता हूं। मेरा निवास स्थान वही है। तो यहाँ सब साधक बैठे हैं और सब संगीत के भक्त हैं। आपने जो 2 दिन यहाँ गाए, आपका जो सुरीली आवाज भगवान के कानों तक पहुंची, मैं सोचता हूं कि साक्षात नारायण यहाँ विराजते हैं और आप गा रहे हैं। हमारे सामने नहीं, लेकिन भगवान के सामने आपने गाया है, ऐसा महसूस करना है। बच्चों, आपने 2 दिन हमको संगीत की गंगा में बहा दिया। क्या हमने आनंद पाया है। 2 दिन हम लोग कहाँ थे वो पता नहीं चला। इतना अच्छा आप सबने गाया। आपका सबका भविष्य संगीतमय हो, ऐसी मेरी शुभकामना है। और जो गाने का तरीका है, गाने में हम 3 चीज देखते हैं, एक शब्द, स्वर, लय और भाव। 4 चीज होनी चाहिए, तब गाना गाना होता है। वो गाना भक्तिमय बन जाता है। तो उसका आपको ध्यान रखना है। स्वर का अवलोकन, ताल का अवलोकन, शब्दों का साहित्य बिना संगीत नहीं हो सकता है। संगीत में यदि साहित्य नहीं है तो अधूरा है, ताल नहीं है तो अधूरा है। तो ये 4 चीज है, भाव, ताल, शब्द और सुर। वो चारों को एक समानता से हम पेश करेंगे, तब जाके वो संगीत बनेगा, तब सामने वाले के हृदय में वो स्पर्श हो जाएगा। आपको खूब ध्यान से स्वर का लगाव, आप जल्दीबाजी करेंगे उससे संगीत नहीं बनेगा। भाव से स्वर का लगाव कैसा होना चाहिए, वो जब प्रस्तुत करेंगे तो संगीत बनेगा और सामने वाले के हृदय में वो स्पर्श हो जाएगा। आप सब ने बहुत अच्छे गाए हैं। अब ये सब गुरुजन कुछ कहेंगे, मैं क्या कहूं। मैं एक ही कहूंगा कि संगीत गाना है तो भाव से, लय से, ताल से। और एक बात ये भी कहूंगा कि आपको कहाँ गाना है, वो एक मन में सोचो। हमको महफिल में गाना है कि स्पर्धा में गाना है, कहाँ गाना है, तो उस हिसाब से तैयारी करके आप बैठेंगे तो आप एकदम अच्छी तरह से गा पाएंगे। कई बच्चों ने बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया। ऐसा मैं तो ऐसा महसूस करता था कि आपकी उम्र में हम लोग तो संगीत की कुछ जानकारी भी नहीं थी, लेकिन आप इतना अच्छे गाते हैं, इतनी अच्छी जानकारी। ऐसे छोटे छोटे बच्चों भी कितने सुरीले आवाज से गाते थे। कल तो मैं सच्ची कहूँ आपके सामने, 2-4 छोटे बच्चे ने जो गाया, हमको आंख में पानी आ गया। अरे क्या भाव से गाते हैं, क्या तन्मयता से गाते हैं, क्या बिंदास गाते हैं। कितने बड़े दिग्गज सामने बैठे हैं तो भी उसको किसी का डर नहीं है। ये भगवान की कृपा है, सरस्वती माँ की कृपा है। ये कृपा आपके ऊपर हमेशा बरसती रहे, यही मेरी आशीर्वाद है, शुभकामना है। शीतल प्रशांत, जैसा अभी स्वामी जी ने कहा, शब्द, स्वर, भाव, लय। तो लय बहुत अच्छा आप लोग देख रहे हैं। थोड़ा शब्द का आपस में जुड़ाव जो होता है, जैसे मुख मोर मोर मुस्कात जात, मुख मोर मोर मुस मोर मोर मुस। अब वो मुस का शब्द अलग हो जाता है। अब काट जात, क्योंकि अगर थोड़ा सा ध्यान न दे तो काट जात, मुस जो है वो काट के जाता है। कहीं ऐसा आता है बच्चों में उस समय। और जैसे पाए लिया झन, पाए लिया झन, वो झन का शब्द कार के साथ है। झनकार, झनकार या झनकार, ऐसे झनकार शब्द थोड़ा सा आपस में जो तालमेल है शब्दों का,
स्वामी जी की बात का मैं चरण छू के समर्थन करता हूँ कि उसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, गाने में आप लोग तन्मय हो जाते हैं तो वहाँ कौन सा शब्द आ रहा है इस पर ध्यान नहीं, लय सामने होता है, लेकिन उसमें भी आपको मिलेगा। अगर आप जो वो जैसे कहते हैं, जैसे भगवान कृष्ण ने कहा योग क्षेमम वहाम में हम, आप अगर उसका ध्यान करेंगे तो सब आपको मिलेगा। धन्यवाद। मैं 2-3 बातें नोटिस किया है। पहले जो कहूंगा, नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में सबसे जरूरी होता है ताल का, लेकिन हम लोग ताल का ध्यान नहीं देते हैं। मेरे पिताजी या पेरेंट्स लोग गाने मास्टर ठीक कर लिया, 10 साल बाद जब लड़की या लड़का कोई कहाँ कंपटीशन में जाएगा या रेडियो में ऑडिशन देगा या टीवी में ऑडिशन देगा, तब तबले का खबर पड़ता है। तबले के साथ बैठना चाहिए, नहीं तो वो फेल हो जाएगा। क्यों? पहला दिन जब श्रुति जब प्रैक्टिस होता है, वो क्यों ताल में नहीं क्यों होगा? सिंपल जो श्रुति है जो आप लोग करते हैं उसको जाति में कीजिए, पहले सिंगल में कीजिए, सेम सरगम, उसको डबल कीजिए, उसको 3 गुना में कीजिए, उसको 4 गुना में कीजिए, उसको 5 गुना में कीजिए, उसको 6 गुना में कीजिए, उसको 7 गुना में कीजिए, उसको 8 गुना, तब से आपको क्लियर हो जाएगा ताल क्या चीज है। विदाउट ताल, हम मेरे ख्याल से थ्रू आउट वर्ल्ड जो म्यूजिक है, विदाउट ताल कुछ नहीं है, कुछ नहीं। राउंड अबाउट जो ताल के जो हम लोग को हिसाब होता है, जो देखिए डिफरेंट झापताल जैसे 10 मात्रा का है, रूपक जैसे 7 मात्रा का है, आड़ा चौथा जैसे 14 बीट्स का है। इन सारे जो ताल है तो उसको जो राउंड अबाउट जो बंदेज बांधता है तो उसके ऊपर ध्यान एवं होना चाहिए। और एक नोटिस किया मैंने, गाना जो रिदिम के बारे में ज्यादा बोल रही हूं ना, मैं रिदिम प्लेयर हूं। इसके साथ साथ एक बात भी कहूंगा, अच्छा जो संगत करते हैं उसको म्यूजिक का ध्यान होना चाहिए, उसका सेंस होना चाहिए। जैसे आप लोग गाना करते हैं, आपका ताल का सेंस होना चाहिए। एग्जैक्टली वो जो रिदिम प्लेयर बजाते हैं उसको राग का पहचान होना चाहिए। जैसे आप दरबारी गाएंगे तो दरबारी का मिजाज मूड का हमारा पता नहीं चलेगा, तो मैं कैसे ठेका लगाऊंगा? तो दरबारी का जो सैडनेस है, उसमें जो चीजें हैं, उसमें तबले का जो साउंड है वो भी उनके साथ होना चाहिए। ठेका जैसे होना चाहिए गाने के साथ जुड़ा हुआ। ऐसा नहीं है आपके साथ जो अनिल बाबू बजाता है वो बजाएगा तब आप गाएंगे, तब वो बात नहीं है। आपके साथ दुलू बाबू भी बजा सकते हैं, आपका कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्यों ना आप शुरू से अगर ताल के ध्यान लगाएंगे तो कभी आपको किसी के साथ बैठने में कोई असुविधा नहीं होगा। तो सारे बातें बोलने में तो आप तो रात गुजर जाएंगे अब बोलने में, लेकिन जो ताल के बारे में मैं जो बताया, हर कलाकार को शुरू से जो वोकल एक्सरसाइज है वो सरगम का वो ताल भी कीजिए। अगर कल मेरा मूड आएगा तो कुछ मैं बताऊंगा कैसे क्या होता है। तो और भी एक चीज नोटिस किया, आप लोग का जो सरगम ताल जो कैपेसिटी के बाहर में चले जाती है आप लोग कभी कभी। क्यों? ये तो गुरु ने कहा नहीं कि बहुत स्पीड में भागो, बोला है किसी को गुरु ने बोला है आप लोगों का भागो? तो जरा सा अपना कैपेसिटी के अंदर सरगम तान जो है वो रखा चेष्टा वो कोशिश करना चाहिए। क्यों ना, वो क्या होगा तब लय का जो पकड़ है ना वो अच्छा। जो देखिए इसमें अभी जो आज का कंपटीशन में जो जितना पार्टिसिपेंट सिंगर था, कोई लय नहीं चला तो बड़ा अच्छा लगा, है ना? आप लोग तो सिंगर है, तो लय के साथ होना चाहिए, जो भी होना चाहिए लय में होना चाहिए। और जो गाना करते हैं आप लोग
ताल के बारे में थोड़ा सा जानकारी कीजिए। तबला सीखना नहीं पड़ेगा, मैं ताल बताऊंगा। ताल के बारे में क्या सोच रहे हैं? मैं छोटा एक बात करता हूं। हम लोग बोलते हैं ऑफ बीट। व्हाट इज ऑफ बीट? ऑफ बीट पर क्या है? ऑफ बीट में तो एक तो डेफिनेटली एक तो जो उसको जाएगा है ना, उसको तो है ना ऑफ बीट। ऑफ बीट क्या है? तो एक मात्रा से और एक मात्रा अगर आपने अब 4 हिसाब लगाए, जैसे 1 2 3 4, 2 3 4 आप अंदर रख लीजिए, ताल लगाइए। 1, तो इसमें 1/4 का जाएगा, क्या क्या होगा? कोई वो बता सकते हैं? वो भी ऑफ बीट है। हाफ का जो जाएगा है वो भी ऑफ बीट है। 3/4 का जो जाएगा है वो भी ऑफ बीट है। तो आप कोई है बताने वाला 1/4 के जो को पोजीशन क्या है? ये कोई नहीं बोल सकते? तो देखिए, मैं बड़ा दुख के साथ बता रहे हैं, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में, नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में ताल के बारे में ज्यादा कोई सोचता नहीं, कोई सोचता नहीं। अब साउथ इंडियन म्यूजिक में देखिए, वो स्वर के साथ ताला शुरू हो जाता है। मैं बंगालोर में बजाया, मैं मद्रास से बजाया, मैं जहां बजाया 4,000 5,000 आदमी ताल देके गाना सुनता है, बजना सुनता है हम लोग का। हम लोग नॉर्थ इंडिया में कितना आदमी ताल समझते हैं? समझते नहीं है। तो वर्कशॉप में बताएंगे। सॉरी, ठीक है, नमस्कार। प्रोफेसर साइमन, मैं सबसे पहले इतने सारे जो टैलेंट है उनको दिल से साधुवाद देना चाहूंगा। They did a very wonderful job, but now I'm going to state that but. Rudyard Kipling has said, because this is a competition, let us be chivalrous in victory and generous in defeat. कंपटीशन आते रहेंगे, प्रतियोगिताएं जो है। आज हम लोग एंटरटेनमेंट की बात करते हैं, एंटरटेनमेंट। सो कंपटीशन इज नॉट योर गोल। इट इज ओनली टू शार्पन योर टैलेंट्स। आपको और आगे जाना है। जिंदगी भर की तपस्या है, मेहनत है। आज भी मैं एक सीखता हूं कुछ, आप लोगों से भी मैंने बहुत कुछ सीखा। तो ये जो सीखने की प्रवृत्ति, ये कभी आप लोग रुकिए मत, सीखते रहिए। और व्हाट यू लर्न इट विद योर माइंड, विद योर हार्ट। सिर्फ बुद्धि का काम नहीं है, दिल का भी काम है। जैसे स्वामी जी ने कहा, भाव और रस पर ध्यान देना है। मैं 2-3 बातें आप लोग को कहना चाहूंगा। मैं समझता हूं अगर आप लोग परमिट करें। नहीं सर, हम चाहेंगे कि आप कोई राग या कोई विषय और डेमोन्स्ट्रेट करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। डेमोन्स्ट्रेट तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसे मैं हिंट्स देना चाहता हूं। प्लीज, आई एम श्योर देयर विल बी। ऐसा है, देखिए, आप लोग जब परफॉर्म करते हैं, जैसे कि स्वामी जी ने कहा और हमारे आगे विद्वान ने भी कहा है, स्वर, ताल और पद, दीज आर द 3 मेन कंपोनेंट्स। ये अलग भी है और अलग नहीं भी है। देखिए, ये बहुत ध्यान देने की बात है। जहां आपने सोचने के लिए, जानने के लिए आपने अलग किया। जब आप गा रहे हैं, हर स्वर के पीछे एक अक्षर है। जैसे कि दादा ने कहा अभी, आप पद जो गाते हैं, वो पद उस अक्षर को, उस ताल को, उस लय को, उस छंद को पकड़ने के लिए है। और देखिए, मैं क्योंकि एक ध्रुपद गायक हूं,
हम लोग ताल को बहुत महत्व देते हैं। सुर और ताल एक दूसरे का अंगांगी संबंध है, सिक्के के दो छोर है, आप अलग नहीं कर सकते। देखिए, जब आप राग गाते हैं, राग मेरे गुरुजी कहते थे कि स्वर के दो पक्ष है, एक प्रकट होता है, एक गुप्त होता है। देखिए, मैं बहुत एक गूढ़ चीज आप लोग को बता रहा हूं आज। स्वर या तो प्रकट होगा, प्रकट किस तरह से होगा, या तो पूर्ण स्वर होगा या अर्ध स्वर, या अर्ध का अर्ध होगा। तो इस तरह से आप उसको बना सकते हैं। ये प्रकट स्वर है, और उससे भी जो बारीक जो स्वर है वो गुप्त स्वर है। गुप्त कितने तरह के है? सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, और एक समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट विच यू ऑल शुड नोट, विश्रांति, साइलेंस। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वी आर फॉरगेटिंग साइलेंस टुडे। वी वांट टू रन एंड रन एंड रन। व्हाई डू वी वांट टू रन? देखिए, गाने में सुकून चाहिए। आप लोग के इतने अच्छे टैलेंट है, पर आप लोग भागना चाह रहे हैं। कहां भागे हम? भागने की भी एक तरीका है। हम सुंदर ढंग से भागे, अच्छी तरह से भागे। तो ये जो भागने की कला है, दौड़ने की कला है, अगर हम दौड़ते हैं, उसमें अगर स्पेस देते हैं, ये अच्छा लगा, या ये अच्छा लग रहा है, या when you give a space, you will automatically see the beauty. You can see the beauty. किस तरह से उसमें एक निखार आ जाएगा। तो ये जो सूक्ष्म और अति सूक्ष्म का बोध आप लोग को होना चाहिए। राग और राग के जो समय है, जो टाइम है, जो लय है, जो छंद है, हम जो मात्रा, अभी दादा ने मात्रा की बात की, हम मात्रा किस लिए रख रहे हैं? मात्रा के लिए राग है या राग के लिए मात्रा है? ये आप लोग बताइए। दोनों चाहिए, लेकिन कौन सा प्रमुख है? राग को निखारने के लिए वो जो है वो मात्रा चाहिए। पानी के लिए वो काप चाहिए या काप के लिए पानी चाहिए? जी, दोनों चाहिए। लेकिन वहां राग आपका प्रमुख है, सुर आपका प्रमुख है। सुर को बढ़ाने के लिए लय और ताल है। इसीलिए हमारे भरत मुनि ने इसको उपरंजन कहा है। ताल और लय जो है उपरंजन है, वो रंजन नहीं है, उपरंजन है। ये आप लोग ध्यान रखें। आप बहुत राग को बहुत अच्छे तरीके से निभा सकते हैं अगर सुर लय पक्का हो। वो आपके पीछे है, पीछे है, आपके बराबर है, वो कैनवस है। You cannot leave that canvas, but that shouldn't overshadow the rag and sur. Now this is something very important for a singer to keep in mind. और एक जो आप लोग इतने अच्छे तान गाते हैं, तान के लिए राग है या राग के लिए तान है? बताओ। राग के लिए तान है। तो कभी कभी हम तान इतने फास्ट लेते हैं कि राग एकदम चौपट हो जाता है। क्या ऐसे होना चाहिए? सो यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल दैट चूज ए लय। अच्छा, हर राग का अपना एक मिजाज है। हम दरबारी में अति द्रुत तान लेंगे तो सिर्फ दरबारी का स्ट्रक्चर रहेगा, इट वोंट बी राग दरबारी। आई एम सॉरी टू से वो जो वजन है वो नहीं रहेगा। लेकिन आप देशकाल में ले सकते हैं, सोहनी में ले सकते हैं, हंसध्वनि में ले सकते, कलावती में ले सकते हैं, क्योंकि उसमें आपका वो छूट है, वो सॉफ्टनेस है। तो देखिए, पुराने जमाने के जितने भी कलाकार होते थे, तान, एवरी तान वॉज वेरी मीनिंगफुल। पूरे परफॉर्मेंस पे 10 ही तान लेंगे, लेकिन वो 10 आज भी मेरे कान में गूंजते हैं।
क्यों? क्योंकि वो एकदम राग का निचोड़ है होता। तो अगर इस दृष्टि से आप लोग सोचेंगे तो देखिए कितना अंतर आ जाएगा। गायकी, तो गायकी और रागदारी पे आप लोग जरा सा ध्यान दीजिए। आप लोग पुरियाधनाश्री गा रहे थे, ऋषभ पे ठहर जा रहे थे, तो क्या हम ठहर सकते हैं? पुरिया जब गाते हैं क्या ऋषभ पे ठहर सकते हैं? ऋषभ का क्या अंदाज है? मुल्तानी के जो ऋषभ है वो पुरिया का ऋषभ नहीं है, वो अलग है। नेक्स्ट टाइम। तो ये सब चीज आप लोग को ध्यान देनी है। मैं असल में तानपुरा वगैरह चाहिए यहाँ? नहीं। तो रागदारी की बात आप लोग जरा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आज दिस इज समवट मिसिंग इन द प्रेजेंट म्यूजिक एजुकेशन टुडे। वी आर फॉरगेटिंग द रागदारी, वी आर रनिंग आफ्टर तानस and flashy, executions of the melody. It is good to be flashy, but not at the cost of the raga. This you have to keep in mind. It is very good to be virtuosic, but not disturbing the raga. Because I heard many of you taking certain harkat which shouldn't have been done in that particular raga. I think when you again ponder over it, you will understand. आप फिर से सोचे, इसका मनन करें, तो आपको जरूर पता होगा कि क्या है। और एक जो चीज क्योंकि मैं 40 साल का मेरा अनुभव है, मैं सुन रहा हूं, देख रहा हूं, अच्छे गुरुजनों से मैं मिल चुका हूं। नेवर इमिटेट योर गुरु और उस्ताद। देखिए, गुरु का जो सोच है वो 40 साल का सोच है आगे का, और मैं अगर उसका सिर्फ नकल करूं, कार्बन कॉपी बनने जाऊं, तो वो सिर्फ उसका शरीर रहेगा, उसकी आत्मा नहीं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो इट इज गुड टू लिसन टू योर गुरु। माई गुरु इज टू से, आप सुनो, खूब सुनो, अंग ले लो, नकल मत करो। क्योंकि मेरा जो सोच है, जो उसके पीछे जिंदगी भर की एक तालीम है, तपस्या है। तो ये आप लोग अगर ध्यान रखें, गुरु को निभाना अच्छी बात है, निभाइए, नकल मत करिए। देखिए, मैं प्रवृत्ति में देख रहा हूं कि एग्जैक्टली रिकॉर्ड सुन के भी नकल कर लेते, तानों के रिकॉर्ड कर लेते, बट देन you are going to be stagnant. I tell you, in 5 years you are going to be stagnant because you don't have the material to go further. So, but if you really learn and absorb what you are learning from the Guru, that absorbing is very important, and then you will see. आप थोड़ा ही सीखे, लेकिन वो इतने खूबसूरत हो जाएंगे कि आपको जिंदगी भर वो काम देगा। ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं। आप लोग को दिल से साधुवाद देना चाहूंगा, इतने सुंदर आप लोग की प्रस्तुतिकरण। और अगली बार मैं आशा करूंगा कि हम लोगों ने थोड़ा बहुत जो रास्ता बताया उसको आप लोग ध्यान रखें और गुरु जी से शेयर करें। थैंक यू। मीरा दी, सच पूछे तो इस सभा में हंस मध्य वक यधा मैं बैठी हूँ, क्योंकि इतने बड़े संगीतज्ञ हैं और शिक्षक हैं, मैं समीक्षक हूँ। तो ये कह सकती हूँ कि तानसेन के बाद मैं कानसेन आपके सामने बोल रही हूँ। तो कानसेन भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं किसी की संगीत सभा के लिए। हम कानसेन नहीं हो तो तानसेन को कौन सुनेगा? शास्त्र में गुण दोष बताए हैं, गुण दोष का विचार आप लोग करते हैं। उन्होंने 100% की बात कह दी ऋत्विकदा ने। तो गुण दोष जब हम उसका विचार करते हैं तो हमको ABCD सब ध्यान में रखना पड़ता है। तो मैं जरा ABCD से ही चलना चाहूंगी यहाँ भी। तो किसी भी
शास्त्रीय संगीत सभा में पहला जो जिसे हम ए कहते हैं वो है स्वर। आपका कंठ स्वर कैसा है? श्रुति मधुर है या सुनने में मीठा लगता है या नहीं लगता है? और मंद्र, मध्य, तार, इन तीनों सप्तक में कैसे चलता है? और जहां तक मेरे गुरुजी का कहना था वो ये कहते थे कि तार सप्तक तो लीस्ट इम्पोर्टेंट कहा जा सकता है, अति तार तो कोई उसकी जगह नहीं है, बस चमत्कारिता है उसमें हम किसी को चकाचौंध करने के लिए हम उसको लेते हैं, लेकिन राग का विस्तार मंद्र और मध्य में ही होता है। तो यहाँ मैंने जब सुना, बहुत से बच्चों में ये टेंडेंसी देखी है कि क्योंकि आजकल रिकॉर्ड्स में या किसी भी बड़ी सभा में बड़े बड़े कलाकार अति तार तक बहुत खेल दिखाते हैं, तो चलो हम भी दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसा करने में मंत्र सप्तक उनका छूट रहा है। और मंत्र में ऐसा लगता है जैसे चेहरा तो बनाया बड़ा खूबसूरत, जिसके बड़े सुंदर बाल हैं, आंखें बड़ी अच्छी हैं, नाक बड़ी अच्छी, लेकिन थोड़ी नहीं है, चिबुक नहीं है, क्योंकि वो मंत्र सप्तक में आवाज जा ही नहीं रही आपकी। तो ये पहला पॉइंट है जिसपे नेगेटिव मार्किंग करती हूँ। हम लोग नेगेटिव लोग हैं, तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ से शुरू हो जाती है कि मंत्र में कितने नीचे तक गया और कितने आराम से गया, और उसमें आपने कितनी ठहरान उसमें ली है। तो राग उसमें अपना पैर जमाता है। आप पहले पैर जमाएंगे तब तो दौड़ेंगे, हवा में तो उड़ नहीं सकते हैं। सो आप पहले पैर जमाइए, मंत्र की साधना करिए। ये मेरा छोटा सा एक सजेशन है। नंबर 1, मध्य तो है ही है, तार सप्तक में आप जाइए, लेकिन एक बार काफी है दिखाना, उसमें बार बार जाना जरूरी नहीं है। और अति तार की तो मैं बात ही नहीं करूंगी, वो अगर आप कर सकते हैं वेरी गुड, नहीं कर सकते हैं तो भी उसके बगैर भी काम चल सकता है। सो ये हो गई स्वर की बात। उसको कृत्रिम कहा है। हाँ, नेचुरली वो फॉल्सेटो लगाते हैं उसमें आप। यहाँ पे एक चीज और मैं कहूंगी, जैसे इंडियन म्यूजिक एंड वेस्टर्न म्यूजिक में बहुत फर्क है। वेस्टर्न में तो 3 उसके सेगमेंट्स ही बना दिए हैं उन्होंने, जिसमें जो मंत्र में गाते हैं उनका एक अलग सेक्शन है, मध्य का अलग है, तार में सोप्रानो गाने वाले अलग हैं। तो इस तरह से उनका अलग है, लेकिन हम तीनों को एक साथ लेते हैं, तो उसमें आपको हिसाब रखना पड़ेगा कि खाने में आप नमक ज्यादा डालेंगे, बिल्कुल उसको नमक से जला देंगे, या फिर बैलेंस करेंगे। सो ये बैलेंसिंग फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गई स्वर की बात। दूसरी हम आते हैं ताल पे। स्वर और ताल, जैसा गोविंददा ने कहा कि स्वर अगर आपका प्याला है या ताल आपका प्याला है, तो उसमें स्वर का शहद है उस प्याले के अंदर, तो ताल उसको समेट के रखता है। अब राग में भी जब आप गाते हैं तो 2 स्वर के बीच में भी एक खिंचाव का हिसाब होता है कि वो स्वर कितनी दूर दूर होगा। कोई स्वर ज्यादा दूर है, कोई पास में है, कोई बिल्कुल छोटा सा है। जैसे अभी दादा कह रहे थे कि मुल्तानी का जो ऋषभ है वो अलग है, और दूसरे किसी राग में वही कोमल ऋषभ बहुत एम्फेटिक, उसका एम्फेसिस बहुत ज्यादा होता है, और मुल्तानी में वो छोटा सा लगता है सा को, और वो भी सा को छू के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो ये चीज, ये हिसाब आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा कि 2 स्वर के बीच में आपको कितनी जगह मिल रही है। उस जगह को आप कैसे सजाएंगे ये आपके ऊपर है, लेकिन जिन 2 स्वरों के बीच में कोई जगह ही नहीं है, उसको आप कैसे सजाएंगे? उसको आपको उसी ढंग से रखना है, उसको आप बढ़ा नहीं सकते। यहाँ पे ये ताल का ज्ञान और लय का, मैं कहूंगी लय का ज्ञान, इसको सजाने में भी काम आता है। बाकी चीजें तो गोविंददा ने बताई दी है कि आप दुगुन करें, तिगुन करें, चौगुन करें,
आड़ बियाड़ कुआड़ सब बहुत तरह की चीजें हैं वो कर रहे हैं और बड़ी आसानी से आप लोग करते हैं। आप लोग तो बिल्कुल क्या कहें श्रुतिधर हैं कि गुरु ने आपको एक चीज दिखाई तो आपने उसको तुरंत एब्जॉर्ब कर लिया। आजकल के बच्चे बड़े ज़हीन होते हैं, वेरी इंटेलिजेंट चिल्ड्रन, तो वो आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं। लेकिन रागदारी जो है उसको प्लीज आप लोग ध्यान में रखें। आप रिकॉर्ड्स अगर सुनते हैं तो कंपैरिजन भी करिए कि गुरु जी से पूछिए कि किसके रिकॉर्ड में कौन सी चीज है जो जैसे बहुत से बड़े बड़े कलाकार किसी राग को गाते समय कोई विवादी स्वर लगा देते हैं जो उसमें लगता ही नहीं है, लेकिन उनको उस समय सूझ गया, उनको बहुत खूबसूरत लगा, तो किसी चेहरे पे एक तिल की तरह से वो उसको लगा दिया तो और उस समय के लिए सुंदर हो गया, लेकिन वो ही उसका नियम नहीं है। तो ये इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर किसी जगह पे किसी उस्ताद ने जक्स्टपोज्ड नोट्स लगाए हैं, एक के बाद एक, मध्यम के बाद तीव्र मध्यम लगा है या गांधार के बाद कोमल गांधार है, तो हमारे हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो एक साथ नहीं होता है। जैसे राग जोग में शुद्ध गंधार के बाद मध्यम लेके फिर कोमल गंधार पे हम आते हैं, बीच में एक कोई बफर जरूर है। तो इसको आप ध्यान में रखिए। अभी यहाँ पे जिन बच्चों ने गाया है उन्होंने ये नोट्स को एक के बाद एक लगाया है जो सुनने में अच्छा लगा है। सुरीले बच्चे हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो बात सही नहीं है। आप इतने छोटे से कंपटीशन में ब्यूटिफिकेशन या चमत्कारिता पे ना ही जाएं तो अच्छा है। वहां पे जितना आप साफ सुथरा बिल्कुल नीट प्रेजेंटेशन करेंगे, आपका प्रेजेंटेशन उतना ज्यादा इफेक्टिव होगा, उसको हम लोग उतने ज्यादा मार्क्स देंगे और खुश होंगे कि आपने जितना गाया बिल्कुल सुंदर गाया, साफ सुथरा। ये हो गई ताल की और रागदारी की बात भी मैंने थोड़ी कर दी। नेक्स्ट है एडिटिंग। आप कहीं भी गाने जाएंगे, आपको ध्यान में रखना है कि आपको कितना समय दिया गया है, उस समय के अंदर आपको जो जो करना है, आपके दिल को जो अच्छा लग रहा है कि आज मैं एक गंभीर राग गा के, जैसे मालकौंस आपने गाया, अब मालकौंस एक राग है जो हाथी की तरह चलता है, हेवी, वेरी हेवी राग, दरबारी की तरह से एक भारी राग है, वो हाथी की चाल चलता है, उसमें मींड का बहुत बड़ा इफेक्ट है। तो आपने मालकौंस, आपको दोनों चीजें दिखानी है कि मैं राग में भाव भी दिखाना है और उसके बाद लोगों से तालियां भी बटोरनी है। भाई बिना ताली के तो बात नहीं चलती है। आप हैवी राग सुना के लोगों को सुला देंगे तो लोग तो फिर दूसरी बार आपको सुनने नहीं आएंगे, ये तो बेकार बोर्ड करता है। तो आपने मालकौंस गाया, उनको रुला दिया, उसके बाद उनको जगाने के लिए आप क्या करेंगे, कोई हल्का राग लीजिए और उसमें तान लीजिए। तो यहाँ पे क्या करना होगा, आपको मालकौंस को एडिट करना पड़ेगा। आपको सपोज आपको हाफ एन आवर का टाइम दिया गया है, तो आपने 10 मिनट का मालकौंस गाया, उसके बाद आप 5 मिनट के लिए उसमें दूसरे किसी राग में अच्छा अपनी तानकारी अच्छी तरह से दिखा दीजिए। उसके बाद फिर हम हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के किसी भी कॉन्सर्ट में जाते हैं तो हमको आदत पड़ चुकी है धुन सुनने की, जब इंस्ट्रूमेंटलिस्ट बजाते हैं। तो उसके बाद फिर एक भजन है, उसके बाद लोग अगर कहें कि और गाइए तो उसके लिए भी थोड़ा सा प्रोविजन रखना पड़ता है। सो ये सब बातें सोच के आप तैयारी करें। और ऐसा होता है कि कभी कभी किसी सभा में आप गए, वहां पे जो श्रोता है वो उतने अच्छे आपको नहीं मिले, आपको रिस्पांस अच्छा नहीं मिल रहा है, तो आप अकॉर्डिंगली उसको फिर एडिट करें। अगर आपके घराने में अलग अलग घराने हैं, एक घराना जो है वो 45 मिनट में एक राग को पूरा करने की बात सोचता है, तो दूसरा घराना आधे घंटे में या 20 मिनट में भी अच्छी तरह से एक राग को प्रेजेंट कर सकते हैं।
जैसे मेरा जो घराना इंदौर कहें या किराना कह लें, जो भी है, इस घराने में बड़ी चैनदारी से बढ़त होती है। तो बढ़त इतना लंबा होता है कि राग फैल जाता है बहुत ज्यादा, उसको समेटना मुश्किल होता है। तो वो 45 मिनट्स कहीं नहीं जाते, उससे ज्यादा तो 1 घंटा 1.5 घंटा भी लोग लेते हैं। अनिरुद्ध मेरे पास बैठे किराने के गायक है, तो काफी समय लगता है इसमें। तो उसको आप कैसे समेटेंगे, ये भी आपको सोचना पड़ेगा। जबकि दूसरे घराने ऐसे हैं जिसमें जैसे ग्वालियर हुआ, आगरा हुआ, जयपुर हुआ, उसमें छोटे समय में भी बहुत अच्छी तरह से राग को दिखा के प्रोग्राम खत्म हो सकता है। सो ये एडिटिंग भी आपके लिए जरूरी है कि अगर आपके श्रोता आपको वो रिस्पांस नहीं दे रहे हैं तो आप एडिट करिए। कंपटीशन में अगर आपको 10 मिनट का टाइम दिया गया है तो आप उसको एडिट करें। ये नहीं कि आप गाने में बिल्कुल डूब गए और आपको टाइम का ध्यान ही नहीं रहा और बाकी चीजें सुनने को ही नहीं मिली। सो ये एक चीज आपको बहुत ध्यान में रखनी है। आप जब परफॉर्म करेंगे तो परफॉर्मिंग आर्टिस्ट के तौर पे भी आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। सो ये कुछ चीजें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी। और एक चीज और है जो सुनने में बड़ी अजीब लगेगी। आजकल हम सुनने तो जाते हैं, श्रोता कहलाते हैं, लेकिन हम एक्चुअली देखने जाते हैं। संगीत जो है वो सुनने को तो हम घर पे भी सुन लें, रेडियो पे और टीवी पे देख लेते हैं, लेकिन जब किसी हॉल में जाते हैं तो हम सितारों को देखने जाते हैं। उनके मैनरिज्म देखते हैं, वो कैसे बैठ रहे हैं, किस तरह से अपने हाथ से तबला लेके स्टेज पे आ रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट उस्ताद जाकिर हुसैन। पागल है ना सब लोग जाकिर साहब के लिए, है ना? तो हम क्या देखते हैं, वो किस ढंग से स्टेज पे आ रहे हैं, कैसे स्टेज से दौड़ के नीचे आ रहे हैं। सब जो बड़े म्यूजिशियन बैठे हुए हैं उनके पैर छू रहे हैं, फिर उसके बाद फिर दौड़ के भाग के स्टेज पे जाके फिर वो बजाते हैं और बड़ी चैन से बजाते हैं। तो ये सब सीखने की बातें होती हैं। तो आप लोग भी स्टेज पे जब जाएं तो सोच के जाएं कि श्रोता को आपसे कुछ सीखने को मिले और आपका प्रेजेंटेशन जो है टोटल पर्सनालिटी का वो भी सुंदर हो। तो उसके लिए गायक के गुण दोष बहुत अच्छी तरह से लिखे हुए हैं शास्त्रों में, बड़ी बखान किया हुआ है। भरत के नाट्य शास्त्र में ही शायद है। तो उसमें एक तो नंबर 1, आपका चेहरा नहीं बिगड़ना चाहिए। घर पे आप मिरर के सामने गाइए, चेहरा बिल्कुल नहीं बिगड़ना चाहिए। उसके बाद जब आप स्वर क्षेप करते हैं तो उसमें ना तो आपके दांत बिचे यूं करके, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपका जो स्वर फेंकने का जो हम सुनते हैं वो भी नहीं अच्छा लगता सुनने में। अगर आपके क्लेंच्ड टीथ हैं तो उसके बीच से जो आवाज निकलती है वो अच्छी नहीं लगती है, लेट मी टेल यू। और तान के समय में नसें नहीं आपकी बिल्कुल दिखनी चाहिए। अगर इतना फोर्स पड़ता है आपके आवाज पे या नसों पे तो आप ज्यादा दूर नहीं भाग सकते हैं, आप नहीं आगे जा सकते हैं। और आपकी आवाज नेचुरल होनी चाहिए, जैसे बोलने की आवाज होती है। अब तो माइक्रोफोन है, पहले जमाने में माइक्रोफोन नहीं हुआ करते थे, तो उस्ताद लोग बहुत फोर्सफुली गाना गाते थे, बहुत उनको मेहनत करनी पड़ती थी। अभी तो हमारे सामने माइक्रोफोन है जिसने सारा पैनोरामा ही बदल दिया है। तो अभी आपको बिल्कुल नेचुरल जो थ्रो है उसी को मेंटेन करते हुए पूरे 3 सप्तकों में आना जाना जिससे संभव हो, इस पे ध्यान देना चाहिए। सो ये कुछ चीजें हैं जो देखने में भी सुंदर लगती हैं, सुनने में भी अच्छी लगती हैं। और आपका नेजल साउंड्स, हाँ, नेजल साउंड भी नहीं, नाक से बहुत गाते हैं लोग, ये नाक वाली बात भी बिल्कुल नहीं बचती है, बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है, वो नेगेटिव मार्किंग में चली जाती है। सो और हाथ पांव ज्यादा नहीं चलेगा, माइक ही गिर जा रहा है। तो ये सब जमाने चले गए। ये जब होता था, बहुत से लोग बड़े बड़े उस्ताद और पंडितों का हवाला देंगे कि वो तो फलाना ये काम करते थे, कारपेट ही उखाड़ देते थे। तो ये वो तबले वाले की आंखों के अंदर बिल्कुल उंगली डाल देना या कुछ और करना, ये सब अब आज के जमाने में
नहीं चलता है। आज का जमाना बहुत फैशनेबल है। वी अप्रिशिएट पीपल हु आर वेरी सोफिस्टिकेटेड, बहुत बन संवर के और बड़े स्टाइल से जो आते हैं उनको हम देखना पसंद करते हैं। तो ये स्टाइल सब में होता है, जो जैसा है उसमें वही एक स्टाइल है। हमारी कमजोरी हमारी अपनी स्टाइल बन जाती है, तो उसको स्टाइल बनाइए। डोंट बी कॉन्शियस ऑफ योर, जिसको आप कमजोरी समझते हैं, हो सकता है वो दूसरे को अच्छी लगती है। तो ये सब चीजें प्लीज याद रखिए। और आप लोगों में इतना टैलेंट है कि मैं आपको सच बताऊं, हमारे तो पसीने छूट रहे थे कि कैसे क्या करें, कैसे आपको इवैल्यूएट करें। दिस वाज अ वेरी टफ जॉब और ऑल द बेस्ट। गुड इवनिंग टू ऑल। मुझे आई एम नॉट वेरी वेल वर्स्ड इन हिंदी, नॉट इवन इंग्लिश। मुझे समझ में नहीं आया कैसे बात करूं। फिर भी इतने बड़े गुणीजन यहाँ पे उपस्थित हैं, इनके सामने बात करना भी मुश्किल है। इन हिंदी देयर माइट बी सम जनरल प्रॉब्लम, काके की वैसा कुछ गड़बड़ हो सकता है, माफी चाहूंगा। मुझे एक बात तो कहना है, ये मेरी अपनी समझ है और ये इन लोगों की समझ से काफी मिलता जुलता है। मेरे ख्याल से आप लोगों ने अभी तक इन सब दीज आर प्रेशियस मोमेंट्स, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, प्रेशियस मोमेंट्स फॉर मी टू। इन्होंने जो बात कही यहाँ पे, इनका जो जिस्ट है, ये जिस्ट तो आप लोगों के अंदर अभी वो तो आप समझ चुके होंगे अभी तक। द जिस्ट इज इमोशंस, हाउ टू एक्सप्रेस इमोशंस। दिस इंडियन म्यूजिक एंड द टर्म भारत, भारत इस ये आई एम कोटिंग उस्ताद बिलाल खान साहब, भारत मीन्स भाव रस ताल। इट इज एवरीथिंग अबाउट इमोशंस। इन्होंने अभी तक जो टेक्निकलिटीज कहा, ये वो भाव को उजागर करने के लिए। तो इसके लिए मेरे पास एक चारा था। मैं जब बचपन में था, आप लोगों के पास वही चारा है, बहुत कड़ी तालीम और मेहनत। ये तो एक बात है। लेकिन भारत का जो म्यूजिक है, मुझे जितना समझ है, मैं भारतवर्ष पे रहते हुए भारतवर्ष में के म्यूजिक और इसका फिलोसफी जो है, मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता। लेकिन जो जानता हूं, मैं नेचुरली जानता हूं, बिकॉज आई एम बॉर्न ऑफ दिस सॉइल। वो दिस इज माई रूट एंड आई वुड लाइक टू reiterate that if this emotion has to be aroused, ये इमोशन अगर हमारे अंदर जागरूक करना हो, तो अंतर बहुत सॉफ्ट होना चाहिए। There is nothing about anger, there is everything about peace. And but this evening, actually, right from the morning, I saw some aggression on stage. This is worth mentioning over here, because तान जो अभी आप लोगों ने सुना, तान तो गाने के लिए है, ख्याल गाने के लिए है, लेकिन इट्स रिवर्स इज नॉट ट्रू। एंड जो भी करना है, इमोशन उजागर करने के लिए करिए। भारतवर्ष हर वक्त ये कहता है, देयर इज ऑलवेज एन एस्केप टू रिलीजन इन एवरी राग। देयर इज ऑलवेज अ ग्रेटर ही above ourselves. We have to connect through that, through these technicalities. This is the main aspect of Indian music. It had been all through. I think it will be too. ये वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक का भी नींव है। उन लोगों का देखने का तरीका कुछ अलग है, मुझे जितनी दूर तक पता है। Because Indian music is wholly circular in structure and Western music is linear. उन लोगों का देखने का तरीका कुछ अलग है। इसमें ये तो रह गया, कैसे हम इसको हाउ डू वी इम्बाइब दिस सब्जेक्ट। बहुत डिसिप्लिन की जरूरत है। यू हैव टू फॉलो, जिसको नाइकी कहते हैं। हम गुरु के पास बैठ के इसको सुनते हैं, इसको
करते हैं इसको, मेहनत करते हैं, करते 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 एक स्तर पर आके देखते हैं हाँ ये मुझे लगभग आ गया। लेकिन अगर बड़ा होने के लिए यहाँ पे इतने यू आर ऑल एजुकेटेड, मोर क्वालिफाइड परहैप्स। I don't know about the other people. I always bow down to them every time I do meet them. Perhaps you are more educated academically, you do have more credentials than I do have. Even then, I'd like to very humbly forward this comment that emotions करने के बाद बड़ा होने की बात है। How do you मैं great कैसे बनूंगा? इतने सारे टैलेंट्स हैं, इतने अच्छे गाते हैं, इतने सब गाते हैं, लेकिन ग्रेट कैसे होगा? मुझे जितनी समझ है, मुझे ऐसा लगता है देयर शुड बी सम अदर इंटरप्रिटेशंस ऑफ ईच राग और अ पर्टिकुलर सेट ऑफ राग्स which we usually sing or play. There is a cantabile section, there is a what is the other cantabile means singing, and there is a sonata section which is being playing. And बड़ा होने के लिए थोड़ा सा ये सोचने की बात है। देखिए सभी किराना करते थे, आमिर खान साहब भी किराना करते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा उस्ताद अब्दुल वहीद खान साहब और उस्ताद रजब अली खान साहब इन लोगों से ऐसा कुछ जब्त किया, उनका गाने का चेहरा ही कुछ अलग बन गया। ये आपको समझना चाहिए। अपना सोच बढ़ाइए, ढूंढते 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 कुछ पाथवेज निकल के आएंगे। क्योंकि आजकल जो हमें सुनने को मिल रहा है उसमें सिंगिंग स्टाइल बहुत इट्स ट्विंडलिंग ग्रेजुअली। उसका रूट अगर आप ढूंढना चाहें तो आमिर खान साहब, गुलाम अली खान साहब, या फिर आगरा थोड़ा सा कम हो गया है आजकल। आज आगरा सुनने को मिला, ये षडज भाई से मिला, बहुत अच्छा खासा ठोस तालीम है उनका। लेकिन ये स्टाइलाइज्ड फॉर्म्स धीरे धीरे ड्विंडल होते आ रहे हैं। इसके ऊपर हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटेशन होना चाहिए। एक्सपेरिमेंटेशन के बगैर कोई बड़ा नहीं हो सकता। नो वन कैन बी ग्रेट इफ यू नॉट गेट एन एज ओवर अदर्स। ये दूसरी बात, ठोस तालीम, ठोस मेहनत और थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटेशन। एंड देयर इज समथिंग व्हिच आई वुड लाइक टू ऐड। Read poetry. Read poetry at home. Because if you are going to be an artist has to make it soft. You have to soften the melodies. This is the main. You have to arouse the emotion within your listeners. As far with my insignificant, what should I say? Insignificant comprehension, as much as I understand, you read poetry. अगर पोएट्री, I do myself write poetry. I do have a bad habit of writing poetry and reading poetry. I still call it bad because I do not know whether it's good or not. There has to be a definitive agreeability between this over here, or whether within my listeners ही कहूँ. And you need to read and try to write and compose. The softer attributes then are harbored within yourself. Get along with these habits. और क्या कहूँ? Have you people always have you are in this era. The people are usually very open-minded. पिछले जमाने में क्या होता था, जो गुरु कहा करते थे वही, हाँ वो तो वही है, वही ऐसा है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। मैं भी ऐसा मानता हूँ, हम गुरु को कभी नकार नहीं सकते। वो जो कहे वही वेद वाक्य है मेरे लिए। आज भी मैं जिंदगी भर वही करता रहूंगा। लेकिन मुझे थोड़ा सा, जो इन लोगों से थोड़ा उम्र भी कम है, लेकिन मुझे थोड़ा सा एग्रेशन मेरे अंदर अभी भी है। इसके बलबूते पर मैं कह रहा हूँ, ये हंसने वाली बात तो है जरूर। This will definitely evoke laughter. ये बात है, open your mind to other arts. Music is a non-visual art. Open your mind to other forms of arts. It will enrich you. This is perhaps a productive pathway. Thank you so very much for being over here. Thank you, Anil.
आशा प्लीज। इस टीम में सबसे छोटा मैं ही हूँ। इतने सब बड़े बड़े गुरुजन इतना कुछ कह गए हैं कि कुछ बचा नहीं है, लेकिन मेरी निगाह में एक पॉइंट बचा हुआ है जिस पर चर्चा नहीं हुई है, और मुझे लगता है कि वो रागदारी का प्राण है और शरीर है, बंदिश। जो कि पुरानी परंपरा में रागदारी सिखाने का आधार ही बंदिश हुआ करती थी। बहुत से बच्चों में मैंने देखा कि मुखड़ा गाते हैं, उसके बाद अपने हिसाब से बंदिश भर के कुछ कर जाएंगे और मुखड़ा में आके मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारी बंदिश सही नहीं होगी तो हम राग का विस्तार नहीं कर सकते। बंदिश एक कविता नहीं है। बंदिश मतलब बंद बक्सा। बंदिश में कुछ बंदिश है। बंदिश का मतलब सिर्फ शब्द नहीं है, साहित्य नहीं है। उस साहित्य के माध्यम से राग का जो मुख्य स्वरूप है, जो मंत्र है, जिसके क्या कहेंगे, गणित में कहते हैं सूत्र। सूत्र अंदर रखा हुआ रहता है। कहते हैं ना, बक्सा खोलो, माल निकाल लो और अपना यूज कर लो। उसको गेय पद कहा है। हाँ, गेय वो पद। गाने के लिए वो पद बनाया गया। तो बंदिश बहुत महत्वपूर्ण है। और जब बंदिश, हम लोग तो एक एक बंदिश को क्या, एक एक शब्द को महीनों सीखे हैं। कई महीने में तो एक बंदिश पूरी हुआ करती थी। एक बंदिश, 2-4 बंदिश एक राग में अगर सीख लिया तो उस राग का पूर्ण स्वरूप सामने आ जाता था। और मुझे लगता है आज सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इसकी परिकल्पना भी यहीं से शुरुआत हुई है, हमारे पंडित निगम देवनाथ जी की। इनसे हमारी अक्सर वार्ता होती है। तो गायक कलाकार की बंदिश कुछ कहती है, आलाप कुछ कहता है, तान कुछ कहती है। यही इनके मन में वो घर करती रही और एक बड़ा आज मिशन लेके चल रही है कि जो बंदिश हम गाएं उसका विस्तार वही होना चाहिए, ना कि शुद्ध मध्यम का बिहार गा रहे हैं और तान तीव्र मध्यम की कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक बंदिश को जब आप 1000 बार ताल के साथ बैठाएंगे, गाएंगे, तो भाव भी आएगा, राग भी आएगा और राग की समझ भी बढ़ेगी। एक स्तर ऐसा आता है कि आपको खुद नहीं दूसरा सुर लगाने का मन करेगा। उसका जब राग का स्वरूप खड़ा हो जाएगा, राग का स्वरूप आपके साथ आत्मसात हो जाएगा, तो आप कोई दूसरा भी गाएगा तो आपको लगेगा, नहीं समझ में आएगा तो भी लगेगा कि कुछ गलत हो रहा है। और अब तो कैसेट का गाना हो गया है, तो प्रवाह में जो गाना होता था वो बहुत ही कम सुनने को मिलता है। इसी को कहते हैं, जब बंदिश आत्मसात होती है और राग आत्मसात होता है, तब गायक कलाकार या वादक कलाकार ये नहीं सोचता मैं क्या कर रहा हूँ, प्रवाह में नदी की तरह गाना बहने लगता है, चलने लगता है। दीदी ने बहुत बड़ी बात बताई, वो मैं भी कहना चाहता था लेकिन पहले बोल गई कि सबसे पहले अभी यहाँ सब नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, थोड़ा सा बड़े बच्चे हैं, भविष्य में इन्हें अपना करियर बनाना है इसमें, तो सबसे पहले स्वरोच्चारण, शब्दोच्चारण बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बगैर आप चाहे जितने विद्वान बन जाए, गायक कलाकार तो नहीं बन सकते हैं। बच्चे हैं, अच्छा लगता है, खूब ताली बजती है, उसके बाद जब बड़े होंगे आपको तो कोई नहीं सुनने वाला होगा। जो हम बातचीत करते हैं वही आवाज होना चाहिए, ठोकर मार के नहीं आवाज होना चाहिए। जैसे सर ने बताया आलाप करके कि ध्रुपद का, वो अच्छा लगता है, ग ग ग ग ग ग ग ग ग रे सा रे सा ग म प ग म ग रे सा ग म प नी 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 नी। अब इसमें कितने सुर लग रहे हैं देखिए, गा से नी तक सारे सुर लग रहे हैं। मैं बस इतना ही कहूंगा, समय हो रहा है। चर्चा है बंदिश की जब बात हो रही थी तो मैं एक चीज और थोड़ा सा आपसे शेयर करना चाहूँ कि यहाँ पे बहुत से बच्चों ने बहुत खूबसूरत बंदिशें गाई हैं, लेकिन बिना समझे। उनका जो साहित्य है,
हमारे मन में ये, दिमाग में ये बात घर कर गई है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की बंदिशें सब बेकार हैं। बस सास ननदिया की बात होती है कि सुन पाएगी मोरी सास ननदिया, और सास को गाली दे रही है तो ननद को कुछ और कर रही है, यही है। बात ऐसी नहीं है, बात ऐसी नहीं है। इसके पीछे जो आप सास ननदिया की बंदिश जहाँ पे सुनते हैं, उसके पीछे भी एक सामाजिक कारण है, उसको हम छोड़ देते हैं, वो हिस्ट्री और सोशियोलॉजी के पीछे नहीं जाते हैं। लेकिन मुझे ये कहना है कि बहुत सी खूबसूरत बंदिशें हैं जिसमें बड़े सिंपल बोल हैं, लेकिन उसको अगर आप नहीं समझेंगे तो वो गाने का जो अर्थ है वो अनर्थ हो जाता है, और जो समझने वाले लोग हैं, जो थोड़ा सा साहित्य समझते हैं, उनको बहुत तकलीफ होती है बैठ के सुनने में। तो यहाँ भी कुछ ऐसी एग्जाम्पल्स हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन मैंने सारा नोट किया हुआ है कि किसने कहाँ पे किस शब्द की रेड पीटी है, वो लिखा हुआ है। तो उसमें एक बहुत खूबसूरत बंदिश है, अब तो रट लागी, तो उसको वहां पे हो गया अब तो लत लागी। तो ये बिल्कुल अर्थ ही बदल गया। इसी तरह से और भी जैसे सुमिरन तोरा, मैं अलग से एक एग्जाम्पल दे रही हूं, तो उसमें सू करके उसको खींच दिया, उसके बाद मरण तोरा। तो ये सब बड़ी गलत बातें हैं, बहुत तकलीफ देती हैं, और आप अगर समझते हैं उस साहित्य को या उस भाषा को अगर समझते हैं तो आपको बहुत ही तकलीफ होगी। और ये खास तौर पे संस्कृत के जब कुछ श्लोक गाए जाते हैं या उनकी भी कुछ कॉम्पोजिशंस हैं, उसमें जब ये गलती होती है तो उसमें तो और भी भयंकर भूल होती है, और सारा बिल्कुल देवताओं की जगह असुर की पूजा होने लगती है वहां पे। तो ये प्लीज आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारे जो पूजा के नियम है उसमें पहले ही ये कहा जाता है कि स्वर मात्रा से अगर हम विच्युत हों तो प्लीज हमें क्षमा कर दीजिए भगवान। क्यों? क्योंकि स्वर मात्रा अगर अलग हो जाते हैं, अगर छोटा आ है उसको हम आ कर देते हैं तो उसका अर्थ बदल जाता है। तो उस गलती से ईश्वर हमें माफ करें, आपको भी माफ करें, लेकिन सीखने की कोशिश करिए जरूर। और इसको सिखाने के लिए मैं छोटी सी कोशिश करती हूँ कलकत्ते में, और इसलिए लोग मुझे कहते हैं कि तो फैनेटिक है, बिल्कुल बंदिश के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है, इसलिए मैं चुप थी, मैंने बंदिश की बात नहीं करी यहाँ पे, इसलिए क्योंकि कलकत्ता में एक संस्था है जिससे मैं यही काम करने की कोशिश करती हूँ, समझाने की कोशिश करती हूँ कि इस बंदिश का अर्थ क्या है, इसको कैसे आप जब विस्तार भी करेंगे या उसको काटेंगे, उसका बोल बांट करेंगे या उसको सुंदर ढंग से सजाएंगे, तो किस जगह पे कौन सी बात पे स्ट्रेस देना है और किसको छुपाना है, ये भी जानना जरूरी है। ह्रस्व दीर्घ का ज्ञान बहुत जरूरी। ऋस्व और हाँ, जो गुरु लघु लॉन्ग छोटा, इसी पे भी आप लोग ध्यान नहीं दिए कई लोगों ने, और इसमें बंगाली बहुत दूर निकल गए हैं, वो दीर्घ को ह्रस्व कर देते हैं, ह्रस्व को दीर्घ कर देते हैं, और इसमें हम लोग बहुत आगे निकल गए। मैं भी बंगाली हूँ, लेकिन हम लोग इसमें बड़े माहिर हैं। तो ये इसमें एक्सपर्टीज नहीं चाहिए, जो जैसा है उसको वैसे ही उच्चारण करें और उसको अच्छी तरह से सीख के और बोलने की। अब दुख की बात यह है कि कॉन्वेंट एजुकेटेड बच्चे हैं, वो लोग हिंदी सीखते ही नहीं है, और बंदिशों की जो भाषा है वो हिंदी तो है ही नहीं, वो उससे भी पुरानी डायलेक्ट्स में है, ब्रजभाषा में है, अवधी में है, भोजपुरी में है। तो वो डायलेक्ट्स तो सीखना मुश्किल है, लेकिन जो उच्चारण है उसको प्लीज समझिए, उसका अर्थ जानिए और फिर उसको दिल से गाइए। अच्छा, यहाँ पे हम कहेंगे दो शब्द। सर मैं एक बात कहना चाहूंगा इससे, दीदी ने अभी कहा कि वो लोग फैनेटिक कहते हैं, ये सरासर गलत बात है, मैं इसका कतई सपोर्ट नहीं करता। मैं मुझे जब कुछ खटकता है मैं इनके पास सबसे पहले जाता हूँ, जो ये क्या है ये बताइए, ये कैसे ठीक होगा ये बताइए, और मुझे डांट के सब ठीक करा देती है।
this is a very good habit, this is a very healthy habit. Never always maintain that this is wrong with you and try to rectify yourself always. All people have done that in their time. This is the most healthy habit. तो क्या गलत हो रहा है उसको सुधारने के लिए मैं हमेशा ये करता हूँ. And thanks to you, Didi, all the time she helps me a lot. बंदिश की बात उठी है तो एक विशेष जो है संदर्भ मैं कहना चाहूंगा. आप लोग जानते हैं कि हमारे संगीत मौखिक परंपरा है, इट्स एन ओरल ट्रेडिशन. अब अगर 4-5 घराने हैं वही बंदिश जो गाते हैं उसके बारीक बारीक इंटरप्रिटेशन अलग हो जाते हैं. तो इस संदर्भ में बहुत साल पहले आईटीसी कोलकाता में एक प्रयास हुआ था कि रागों का और बंदिशों का मानकीकरण हम कैसे करें, हाउ टू स्टैंडर्डाइज. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी तक हमारे देश में स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हुआ है, न रागों का हुआ है न बंदिशों का. तो ये भी एक प्रयास होना चाहिए कि हम अगर एक ही बंदिश के 10 इंटरप्रिटेशन सुन रहे कौन सा सही है. ये प्रॉब्लम दिस विल ऑलवेज रिमेन. इसीलिए राग का मानकीकरण भी जरूरी है कि वो राग किस तरह उस बंदिश को इंटरप्रेट कर रहा है. एंड दिस इज अ सीरियस मैटर क्योंकि आप लोग भावी पीढ़ी है, आप लोग को भी इसके बारे में सोचना पड़ेगा. तो हमें 2 शब्द कहना है. एक्चुअली सभी ने कहा है सिर्फ कमियां हैं कमियां हैं कमियां हैं है तो, और इस कमी को हम देख रहे हैं 40 साल से. 40 साल से इस कमी को हम मतलब देख रहे हैं. मतलब हर कहीं हो रहा है. सिर्फ लखनऊ नहीं या कलकत्ता नहीं या त्रिपुरा नहीं या बॉम्बे नहीं, हर जगह भी देखा हमने जो मतलब कॉम्पिटिशन के थ्रू से या आपकी एग्जामिनर के रूप में भी भातखंडे से जुड़े हुए थे तो देखा है कि हर जगह पे जो रागों में जो कमियां हैं, शब्दों में जो कमियां हैं, अनावश्यक स्वर आते रहते हैं. बंदिश जो है, बंदिश के साथ आलाप का मेल नहीं है या मतलब आलाप के साथ बंदिश का मेल नहीं है. भाई हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, हम लोग तो ऐसे ही करते हैं. जैसे हमने आज सुना है केदार में किसी ने शुद्ध माँ के बाद शुद्ध गा की बात प्रीति ब्रह्मा लगाया है. बिहार में सानिधानी लगाया है कि उन्हें मुल्तानी में सानिधानी सुनने को मिला है. तो कहीं कहीं बेस्ट मतलब वो जिसको हम ऑल इंडिया लेवल पे जो हम घूम रहे थे, ऑडिशन ले रहे थे, उन सभी बच्चों को हमने पॉइंट आउट करवाया था. किसी ने नहीं बोले, हम नहीं बोले. तो एक्चुअली बोलने का उद्देश्य क्या है, वो जो कमियां है, कमियां सिर्फ लिख के मतलब पेपर में लिख के या रिव्यू करके या आपकी किताबों में लिख के समझाया नहीं जा सकता, सुधार नहीं जा सकता. सुधारने के लिए हमें प्रैक्टिकली इसको सुधारना पड़ेगा. इसको प्रैक्टिकली कैसे सुधरेगा? जब आप गाएंगे हम सुनेंगे, हम गाएंगे आप सुनेंगे, तभी इसका सुधार होगा. और हमें मानना पड़ेगा कि कहाँ कमी है, कहाँ मतलब कमी नहीं है. तो प्रैक्टिकली सुधारने के लिए हमने इस कंपटीशन को शुरू किया है. क्योंकि हम 40 साल से मतलब कई किताबें लिखी है हमने और किताबों में सब चीजों को पॉइंट आउट किया है हमने, मतलब कहाँ कमी है. तो जैसे गुरु जी ने अभी कहा है कि रागों की मानकीकरण नहीं हुआ है, मतलब हम ऐसे गाते हैं, आप ऐसे गाते हैं, कोई ऐसे गाते हैं. मानकीकरण होना जरूरी है. जरूरी इसलिए क्योंकि शास्त्रीय संगीत, शास्त्र इसका बहुत महत्वपूर्ण एक विषय है. शास्त्र के बाहर हम नहीं कर सकते. जब भी राग में गामा पानीसा होता है तो ढाई क्यों आएगा? ढासा नहीं भी आता है, कोई गाते हैं, गाया भी है, तो क्यों आएगा वो? तो वो जो क्यों आएगा, तो अगर हम कहते हैं क्यों आएगा नहीं, इसको नहीं लाना है, हमें इसको ठीक करना है. तो ठीक करने के लिए ये कॉम्पिटिशन शुरू हुआ है संगीत डिनर का, ताकि हम गाए, हम सुने, उसको ठीक करें जो हमें कमी है. क्योंकि हम छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो हमें कमी तो